हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं इससे पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति के परिचय जाना था, यानी कि उसके परिचय, त्रिकोणमिति का क्या परिचय होता है, क्या बेस होता है, कहाँ से उत्पत्ति हुआ उसका, तो वो सभी बातें मैंने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, जान चुके हैं उसके बारे में। अब जो है हम इस वीडियो में जो है जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय के अनुपात के बारे में इस वीडियो में हम लोग बहुत ही यानी कि सरलता से समझेंगे, आसानी से समझेंगे। और कॉन्सेप्ट को आप लोग जो है एकदम मतलब कि हर एक स्टेप को अच्छे से आप समझिए, ताकि आपको किसी भी चैप्टर को, त्रिकोणमिति से संबंधित किसी भी चैप्टर को बनाने में बहुत ही आसान होगा। तो दोस्तों 8.1 है आपका चैप्टर, वो अभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात मैं बताने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड है। इससे पीछे वाले वीडियो में तो आपको मैंने परिचय दिया था, वो उससे कोई सब चैप्टर का कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, बस हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जाने थे। लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आपका 8.1 से रिलेटेड बातें हैं। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से अध्ययन कीजिए और बहुत ही अच्छे से आप समझिए, तभी जाकर के आपको जो है उस चैप्टर में हर एक सवाल को आप बना सकते हैं और आसानी से समझ भी सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, यानी कि हमने कहा कि 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई ये भी हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। तो साइन का जो है संक्षिप्त रूप होता है साइन, कोसाइन का जो संक्षिप्त रूप है वो कॉस है, टेंजेंट का जो संक्षिप्त रूप है वो टेन है, कोटेंजेंट का जो संक्षिप्त रूप है वो कॉट है, सेकेंट का जो संक्षिप्त रूप है वो सेक है, और कोसेकेंट का जो संक्षिप्त रूप है वो कोसेक है। तो इस प्रकार से ये 6 त्रिकोणमितीय फलन जो है हम लोग जान चुके हैं। 6 त्रिकोणमितीय फलन में दोस्तों क्या है, पहला है आपका साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन, चौथा है कॉट, और पांचवा सेक, और छठा क्या है आपका कोसेक है। तो ये आपका 6 त्रिकोणमितीय फलन है, और इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय फलन से आपका त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्म है, जितना भी फॉर्मेट है, वो सब तैयार होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और समझें, तभी जाकर के आपका चैप्टर जो है अच्छा से बन सकता है। कॉन्सेप्ट आपका जब तक क्लियर नहीं होगा, आप जब तक फार्मूला को अच्छे से नहीं समझिएगा, तब तक आपका चैप्टर आपको हमेशा जो है यानी कि एक हार्डनेस, कठिन साबित करेगा कि मैं कठिन हूँ अपने आप में। त्रिकोणमिति वैसे भी बच्चे बोलते रहते हैं कि त्रिकोणमिति चैप्टर बहुत ही हार्ड है, समझ में नहीं आता है, कैसे इसको हल करें कैसे इसको बनाएं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से त्रिकोणमिति जो है वो बहुत ही आसान चैप्टर है। तो आसान होने के लिए हमारे पास फॉर्मेट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए उसका मंत्र होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मंत्र जो है वो फार्मूला है त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति का जब तक हम हर एक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ लेते हैं तो चैप्टर हमें भारी लगेगा ही, और हमें लगेगा कि त्रिकोणमिति बहुत ही कठिन एक जो है एक्सरसाइज है, एक विषय है। लेकिन हमें उस बात को देखते हुए इस कॉन्सेप्ट को, हर एक फार्मूला को में बारीकी से समझेंगे, आसानी से समझेंगे, ताकि आपको 8.1 का सारा सवाल बहुत ही इजी वे में आसानी से हल हो जाए। तो दोस्तों ये 6 त्रिकोणमितीय फलन जो है आपका, ये 6 त्रिकोणमितीय फलन पर ही आपका त्रिकोणमिति जो है पूरा डिपेंड है, आधारित है। जिसमें से ये जो साइन देख रहे हैं, साइन, कॉस और टेन, ये 3 आपको याद रखना है, और 3 इसका इन्वर्स होता है, 3 उल्टा होता है। जी हाँ दोस्तों, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 3 जो है आपका 3 ही याद रखना है आपको। और 3 इसका दोस्तों इन्वर्स होता है। जैसे साइन का इन्वर्स जो है आपका कोसाइन है, सॉरी कोसेक है। साइन का इन्वर्स क्या है, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का इन्वर्स जो है वो सेक थीटा, और टेन का इन्वर्स जो है आपको दोस्तों वो है कॉट थीटा। तो कुल मिलाकर के आपको यानी कि 6 त्रिकोणमितीय फलन बनता है, 3 सीधा और 3 उसका उल्टा,
3 सीधा और 3 उसका उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो ये 6 त्रिकोणमितीय फलन जो है यार, ये 6 त्रिकोणमितीय फलन से आपका सारा त्रिकोणमिति जो है का जितना भी फॉर्मूला है वो बनने वाला है। तो आप वीडियो को देखते रहें, वीडियो को जो है आप अंत तक देखें ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आए और आप इजी वे में सवाल को हल करें। तो ये जो आप देख लिए साइन का कोसाइन, साइन थीटा का क्या होता है कोसेक होता है, कॉस का क्या होता है सेक होता है, टेन का क्या होता है कॉट होता है। जी हाँ दोस्तों, अब जो है हम लोग ये भुजा के विचार से जो हम बता रहे थे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। समकोण त्रिभुज क्यों है ये पिछले वीडियो में भी हमने देख लिया कि अर्धवृत्त पर बना हुआ सारा था, ये कॉस सेक कोसाइन टेन कॉटेजेंट ये सभी वृत्त पर था और अर्धवृत्त में हम बताए थे कि सब अर्धवृत्त पर बना हुआ था और अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण समकोण ही होता है। इसलिए हम लोग समकोण त्रिभुज से रिलेटेड बातें करेंगे। तो समकोण में क्या होता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज पहले हम ये बता दूं कि समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज जो होता है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उस त्रिभुज को हम क्या नाम देते हैं, समकोण त्रिभुज नाम देते हैं। समकोण त्रिभुज में अगर ये 90 डिग्री हो गया तो बाकी का ये 2 कोण जो है वो आपका न्यून कोण होगा। न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम जो कोण होता है उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, जिसमें से ये 90 डिग्री है तो बाकी ये 2 कोण है न्यून कोण अर्थात 45-45 का होगा जो कि 90 से कम है। 90 और 90 45-45 90 और 90 180। तो इस प्रकार से 180 भी पुर जाता है। तो ये समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज से रिलेटेड हम लोग बातें इसमें करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इस साइड को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है। इसे बेस कहते हैं। आधार यानी कि जिस पर टिका हुआ है ये, तो जिस पर टिका हुआ रहता है लंब या कोई भी चीज़ जिस पर टिका हुआ रहता है उसको हम आधार नाम देते हैं कि आधार है। और ये जो तिरछा जो रेखा खींचा हुआ है तिरछा भुजा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है। तो परपेंडिकुलर यानी कि पहला लेटर इसका जो है वो है P, पहला लेटर P, इसका पहला लेटर H और इसका पहला लेटर B। तो ये एक संकेत अक्षर है जिसको हम लोग P, H और B से सूचित करते हैं। तो आगे भी हम लोग सूचित करेंगे इसका। कर्ण को हम लोग H से और लंब को हम लोग P से और बेस को हम लोग B से सूचित करेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बारे में हम लोग जान गए, तीनों कोणों के बारे में जान गए। तो त्रिभुज का जो 3 भुजा है उसमें से क्या है कि ये लंब है। तो लंब ये क्यों है, तो पहले ये जान लेते हैं कि ये लंब क्यों हुआ, ये जो है ये आधार क्यों हुआ और ये कर्ण क्यों हुआ। तो यहाँ देख लेते हैं कि देख लीजिए 90 डिग्री के जो सामने का कोण होगा, 90 डिग्री के जो सामने का कोण होगा वो आपका कर्ण होता है। त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री है। इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण क्या है, 90 डिग्री का होता है। तो बड़ा कोण के सामने का भुजा भी बड़ा होता है। इस त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा यानी कि कर्ण है और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कर्ण ही होता है। बाकी ये लंब है और ये क्या है, ये आधार है। लंब यानी कि जो लंबवत खड़ा है वो लंब रेखा कहलाता है और ये लंब रेखा जिस पर टिका हुआ होता है उसको आधार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो ये आधार है और ये आधार हुआ और ये क्या है, लंब है। और 90 डिग्री के सामने का कोण क्या हो, भुजा क्या होगा, कर्ण कहलाएगा। तो हम लोग जो है यानी कि अब जानते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसमें जानते हैं कि इसको किस हिसाब से यानी कि किस तरह रिलेशन बनाया जाए सभी भुजाओं के बीच।
त्रिभुज के जो 3 भुजा हैं तो तीनों भुजाओं के बीच एक रिलेशन स्थापित करना है, ताकि हमें यानी कि सवाल बनाने में क्या हो, सुविधा प्रदान होगा कि कौन यानी कि लंब और यानी कि 2 भुजाओं का जो रिलेशन बनाएंगे तो उसमें लंब बट्टा कर्ण का क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण का क्या होगा और कर्ण बट्टा आधार का क्या होगा। तो उस रिलेशन को जानने के लिए एक आपको हम यानी कि ट्रिक जिसको कहते हैं वो ट्रिक दे रहे हैं, जिसकी सहायता से आप फार्मूला का ये इस भुजा से रिलेटेड जो भी अनुपातें हैं उसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो इसका जो मूल मंत्र है वो मूल मंत्र का नाम है, आप इसको कह सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या इसको आप कह सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप इससे भी इसको मतलब कि सूत्र का ट्रिक मान करके आप इसके सहायता से आप सूत्र को याद कर सकते हैं। लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण और लंब बट्टा आधार। तो ये आपका अगर इसको आप याद रखते हैं तो आप त्रिभुज से रिलेटेड जो भी अनुपात हैं, जो भी संबंध है, इससे रिलेशन जो भी है, आप इसी मंत्र के सहायता से आप इसका रिलेशन को अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं, सिर्फ एक मंत्र से। यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक कोड है, समझिए। तो इस एक मूल मंत्र है, ये एक मूल मंत्र है। जिस मंत्र को आप याद रखिए तो आप इसका रिलेशन आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी का बात कर रहे थे कि आप जो भी अध्ययन करते हैं तो उसको बारीकी से कीजिए, समझ के कीजिए, अच्छे ढंग से कीजिए, ताकि मैथ आपके जीवन में बिल्कुल आसान हो जाए। और तब आप कहिएगा कि नहीं, त्रिकोणमिति बहुत ही आसान है, ये चैप्टर बिल्कुल आसान है। पूरे विषय का, पूरे गणित का त्रिकोणमिति हमें सबसे अच्छा समझ में आया, अच्छा लगा और अच्छा से हम बना भी लेते हैं। तो बनाने के लिए आपको यही कॉन्सेप्ट आपको आसानी से याद रखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। तो दोस्तों, ये एक मंत्र है, पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, वैसे भी बेचारा भूखा प्यासा ही रहता है, दूसरे के दुआ से ही चलता है। और हिंदुस्तान हमारा क्या है, हरा भरा है। हिंदुस्तान हमारा क्या है, बिल्कुल हरा भरा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आती है। यहाँ यह हिंदुस्तान ही हरा भरा और रंग बिरंगा है। तो आप ये भी कोड रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आइए दोस्तों, अब इस मूल मंत्र के सहायता से हम कैसे याद रख सकते हैं, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे याद रख सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, पहला है इसका रिलेशन जो बनाएंगे, ये बनाएंगे इस प्रकार से संबंध P बट्टा H, यानी कि P बट्टा H, P बोले तो लंब और H बोले तो कर्ण। P पहले ही हम बता चुके हैं परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है, और पहला लेटर इसका परपेंडिकुलर का P है, इसलिए हम लोग P से सूचित किए हैं इसको। बेस यानी कि आधार, आधार यानी कि पहला लेटर जो बेस का है वो है B, इसलिए हम लोग बेस को B से सूचित करते हैं। उसके बाद है कर्ण। कर्ण को हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, हाइपोटेनस कहते हैं। और हाइपोटेनस का पहला लेटर जो है वो H है, तो H से हम सूचित करते हैं हाइपोटेनस का। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर P बट्टा H यानी कि लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण किस में होता है, तो वो होता है साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी कि पहला आपका क्लियर है। दूसरा जो है वो कॉस थीटा होता है। कॉस का होता है दोस्तों, आगे बढ़िए इसका, तो B बट्टा H होता है, B बट्टा H। और टेन थीटा जो है, टेन थीटा वो आपका हो जाता है P बाई B, P बाई B। तो ये 3 सूत्र और 3 इसका उल्टा कर दीजिए, बिल्कुल 3 इसका क्या कर दीजिए, उलट दीजिए। आपको मुख्यतः 3 ही याद रखना है और 3 हमेशा पलट दीजिए। 3 याद कीजिए और 3 को पलटिए, आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात भी पुर जाएगा और आपको ये ट्रिक याद भी रहेगा बहुत दिनों तक। तो साइन थीटा
P बट्टा एच। देखिए मंत्र के हिसाब से देख लीजिए, मंत्र जो आपको दिया गया है ना, ये पंडित बद्री प्रसाद वाला, ये मंत्र जो है ना आपको एकदम बिल्कुल यानी कि पंडित बना देगा जी, पंडित बना देगा। अगर आप इसको गौर से देखिए तो साइन थीटा जो है पहला, यानी कि आपको इस कॉर्ड को लिख लेना है कहीं कॉपी में, किसी कोना में कॉर्ड को लिख लेना है, और कॉर्ड के हिसाब से P बट्टा एच साइन का होता है। साइन थीटा बराबर P बट्टा एच, यानी कि लंब बट्टा कर्व। कॉस थीटा का ले लेते हैं तो अगला जो B बट्टा एच है वो कॉस थीटा का होता है अनुपात, यानी कि कॉस थीटा कहे तो B बट्टा एच कहे तो भाई आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, यानी कि ये दो भुजा का रिलेशन हो रहा है। साइन थीटा में इस और इस भुजा का, दो भुजा का रिलेशन हो रहा है। तो अनुपात का मतलब ही होता है रिलेशन बनाना। आप रिलेशन नहीं बनाइएगा तो फिर सवाल हल नहीं होगा आपका। सवाल हल करने के लिए आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा, और 8.1 खास करके हल करने के लिए आपको ये बिल्कुल यानी कि सटीक है, इसको समझ लीजिए। 8.1 में मैं बताऊं या ना बताऊं, आप हर एक सवाल को हल कीजिएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में हल कीजिएगा। उससे पहले आप इस वीडियो को आप आसानी से और अंत तक जरूर देखिए। टेन थीटा क्या है? टेन थीटा यानी कि P बट्टा B, तो P का है तो लंब और B का है तो आधार, यानी कि आप इस और इस भुजा को रिलेशन बना रहा है, एक अनुपात बना रहा है, एक अनुपात दे रहा है। अब हम बताएं कि इसको 3 को उलट देना है, तो 3 उलट देंगे तो इसका 6 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ पर पहले ऑलरेडी बता चुके हैं कि साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक, कॉस का इन्वर्स होता है सेक, और टेन का इन्वर्स होता है कॉट। देख लीजिए, तो 3 आप जान चुके हैं। इसको उलटने की बात कर रहा हूँ मैं, तो उलटने की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक। तो आप इस वैल्यू को पलट दीजिए। आप देखिए नीचे, आप एक बार ऐसे सीधा गए ना, इसको सीधा एक बार लेके गए, P बट्टा एच, B बट्टा एच और P बट्टा B। आप इसको आप पलट दीजिए, आप लिखिए H बट्टा P। देखिए आप लिखिए ऊपर में H और नीचे में लिखिए P। H बोले तो कर्ण और P बोले तो लंब का संकेत है। अब देख लीजिए, कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है, सेक थीटा। यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। अब क्या बोले, इसको पलट करके लिखिए, यानी कि H ऊपर और P नीचे, H बट्टा P। उसके बाद कॉस थीटा का जो इन्वर्स होता है, कॉस का इन्वर्स जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका सेक, सेक थीटा। और सेक यानी कि H बट्टा B, H बट्टा B। अब देख लीजिए आसान है कि नहीं है? बिल्कुल आसान है, क्योंकि अभी 3 सीधा चले थे और 3 उल्टा चल रहे हैं। अब 3 सीधा कैसे चले थे? तो ऐसे बट्टा किए थे, P बट्टा H, B बट्टा H, P बाई B। अब देखिए 3 जो लिख रहे हैं यहाँ पर, ये 3 उल्टा है। अब देख लीजिए टेन का देख लीजिए, टेन का उल्टा जो होता है ना, इन्वर्स जो होता है वो कॉट होता है। अब क्या बच गया, आप ही बताइए क्या बचा? तो B बट्टा P करेंगे, इसको B बट्टा P करेंगे। अब देख लीजिए दोस्तों, 3 सीधा और 3 उसका उल्टा, आपके पास 6 बना। त्रिकोणमिति अनुपात कितना बन गया आपके पास? 6 बन गया। अच्छा, मुख्यतः आपको 3 ही याद रखना है, यहाँ पर मुख्यतः 3 है, और उसको क्या करना है? 3 को पलटना है। बस एक याद रखना होगा कि साइन का इन्वर्स यानी कि उल्टा होता क्या है? तो कॉसेक होता है। कॉस का क्या होता है? सेक होता है। टेन का क्या होता है? कॉट होता है। भाई आप साइन कॉस टेन आप जान गए हो तो ये 3 आसानी से जान जाओगे। उसके वैल्यू को पलट दो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दो, तो आप ये 3 को जान जाते हैं। साइन के वैल्यू को पलट दीजिए, कॉसेक में चला जाता है। कॉस के वैल्यू को पलट दीजिए, आप सेक का वैल्यू जान जाते हैं। टेन का वैल्यू को पलट दीजिए तो आप कॉट जान जाते हैं। देख लीजिए, साइन थीटा में P बट्टा H है तो कॉसेक थीटा में H बट्टा P है, बिल्कुल उसका उल्टा है। अब देख लीजिए, कॉस थीटा में B बट्टा H है तो सेक थीटा में क्या है? H बट्टा B है, उसका उल्टा है कि नहीं है? H ऊपर चला गया, B नीचे आ गया। अब देख लीजिए, टेन थीटा में P बट्टा B है तो कॉट में क्या है? B बट्टा P है। देख लीजिए इसका उल्टा, ऊपर में P है, नीचे में B है, कॉट में ऊपर में B है, नीचे में P है। तो इस तरह से 6 बन गया। 3 सीधा, 3 उसका उल्टा, 3 सीधा और 3 उसका उल्टा। साइन का इन्वर्स, कॉस का इन्वर्स और टेन का इन्वर्स, तीनों
उलट गया, यानी कि तीनों जो है आपका बन गया इस तरह से 3 और 3 6। तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आपका 6 है। पूछेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। अगर कोई पूछे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो आप बिल्कुल कहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो 6 को होता है। भाई ये 6 कौन होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और टेन थीटा होता है। अब इसका 3 को उलट दीजिए तो हो जाता है आपका कोसेक, सेक और कॉट। तो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। कौन कौन सा है, एक बार फिर रिपीट कर लीजिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का इन्वर्स कॉसेक थीटा, कॉस का इन्वर्स सेक थीटा और टेन का इन्वर्स कॉट थीटा। तो इस प्रकार से आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है। और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को भुजा के विचार से कैसे याद रखा जाए ये आप बता दिए हैं। यहाँ पर साइन का वैल्यू क्या होता है भुजा के विचार से, कॉस का वैल्यू क्या होता है, टेन का वैल्यू क्या होता है। तो भुजा के विचार से आप ये जान चुके हैं कि भुजा के विचार से अगर हमें पूछा जाए कि भुजा के विचार से क्या होगा त्रिकोणमितीय अनुपात, तो भुजा के विचार से ये मंत्र मात्र एक ही मंत्र है जिसको याद रखने से आपका पास 6 का 6 मंत्र ऑटोमेटिक आ जाता है, जान जाते हैं इसके विषय में। अब रही बात कि बहुत सारे बच्चों को यह मन में आ रहा होगा कि सर ये थीटा कहाँ से आया, ये थीटा आप कहाँ से ले लिए, ये थीटा क्या है। थीटा में थीटा का इस्तेमाल जो है त्रिकोणमिति में क्यों होता है, कहाँ से आ गया। उस समय तो इसमें तो साइन कहीं भी थीटा नहीं था, आप यहाँ थीटा लेके चले हैं। तो मैं बता दूं कि थीटा जो है ना, ये थीटा यानी कि ग्रीक जो है, ग्रीक अल्फ़ाबेट का 8वां अक्षर है, 8वां अक्षर है। ग्रीक अल्फ़ाबेट का जो है ये 8वां अक्षर है। जैसे कि आपको पता होगा कि पाई जो है ना ग्रीक अल्फ़ाबेट का जो है 16वां है, 16वां पाई। इस सब का आविष्कार किसने किया, तो इन सब का आविष्कार जो है आर्यभट्ट जी ने किया। आर्यभट्ट जी ने ही बताया थीटा के बारे में, पाई के बारे में। जीरो का आविष्कार भी उन्होंने ही किया। मैं उनको अपने दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ही सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में बताया था। बहुत यानी कि तभी आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इसके बारे में और कठिन से कठिन डिस्टेंस को निकाल पा रहे हैं, वरना मुश्किल था निकालना। तो ये थीटा जो है ना एक चर राशि है, थीटा जो है एक चर राशि है। और थीटा जो होता है हम त्रिकोणमिति में क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो थीटा एक कोण को निर्देश करता है। थीटा जो होता है ना एक कोण को निर्देश करता है और उसका यानी कि एक माप बताता है, इसलिए यहाँ पर जो है थीटा का इस्तेमाल किया जाता है। थीटा एक चर राशि है जिसका हम लोग त्रिकोणमिति में जो उपयोग करते हैं वो कोण को निर्देश करने के लिए करते हैं। ये एक निर्देशक है, निर्देश का काम करता है बस। अब देखिए समकोण त्रिभुज जब पढ़ ही रहे हैं तो पाइथागोरस साहब को भी नहीं छोड़ेंगे। पाइथागोरस साहब ने ही सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में समकोण त्रिभुज के बारे में बताए। उनका एक प्रमेय भी है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण यानी कि कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये किसने बताया, तो पाइथागोरस साहब ने बताया। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी लेके चलना होगा, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ पाइथागोरस प्रमेय जो है कर्ण, ये भी याद रखना है। इस चैप्टर को बनाने के लिए हर एक चीज़ जरूरी है, हर एक चीज़ मैं दे रहा हूँ। मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा जिसके मतलब कि जिसके कारण आपको यानी कि जो है दिक्कतें आए बनाने में, मैं ऐसा कुछ नहीं छोड़ने वाला। इसमें हर वो चीज़ मैं रखूँगा, हर वो चीज़ डालूँगा, हर वो चीज़ बताऊँगा जो आपको सवाल बनाने में मदद करे, मदद मिले उससे आपको।
यानी कि कहीं से आपको दिक्कत नहीं हो, तो त्रिकोणमिति बनाने, इस 8.1 को बनाने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, भुजा का जो है अनुपात वो बताया गया। पाइथागोरस साहब जो बताए थे इस समकोण त्रिभुज के बारे में, उन्होंने कहा था कि कर्ण का जो वर्ग है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस का कथन है। तो अब हम आगे बढ़ते हुए, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति में कोण के विचार से किसको लंब कहा जाएगा, किसको आधार कहा जाएगा और किसको कर्ण कहा जाएगा। इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि अब कोण के हिसाब से त्रिभुज में किसको जो है यानी कि लंब और किसको आधार कहेंगे, तो उसको पहले हम जान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो चैप्टर है, चैप्टर जब हम बनाएंगे तो वहाँ कोण का जिक्र होगा, कोण से संबंधित बातें होंगी। तो उस कोण को जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा कोण के सामने का भुजा लंब होता है और कौन उसका आधार कहलाता है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समकोण त्रिभुज कैसे बनता है मैं एक बार बता देता हूँ कि समकोण त्रिभुज, बहुत सारे बच्चे जो है इसमें दिक्कत हो जाता है बच्चों को कि कैसे समकोण त्रिभुज बनाया जाए, कैसे बनता है। तो देख लीजिए, समकोण त्रिभुज जो है एक सीधी रेखा खींच लीजिए और इसी के सदृश जो है एक रेखा खींच लीजिए। परिरेखा यानी कि एक पड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा, इन दोनों के बीच जो बनता है ना, यही 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री। और इस शीर्ष को और इस शीर्ष को हम लोग मिला देंगे, जिसका नाम होता है कर्ण, जिसका नाम होता है कर्ण। इस भुजा को हम लोग कर्ण जान चुके हैं पिछले वीडियो में, इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि ये जो है ये कर्ण है और ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। लेकिन अभी हम लोग जानेंगे कोण के विचार से कौन लंब है, कौन आधार है और कौन कोण के विचार से, कोण के विचार से भुजा का निर्धारण। कोण के विचार से भुजा का निर्धारण, कोण के विचार से जो है भुजा का जो निर्धारण है, अब देख लीजिए यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये आपका यहाँ पर मैं थीटा ले लेता हूँ, ये शीर्ष का नाम ए, बी और सी रख लेते हैं। अब जो है यहाँ पर हमें कोण के विचार से भुजा का निर्धारण करना है कि इसमें लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, और कर्ण फिक्स है, कर्ण बदलता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर कर्ण लिख दिया। कर्ण जो है यानी कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कर्ण। अब यहाँ पर कोण से हम निर्धारित करेंगे भुजा का नाम, तो देख लेते हैं। देख लीजिए, ये न्यून कोण है, हम लोग पहले जान चुके हैं कि ये न्यून है, ये समकोण है और ये क्या है, न्यून कोण है। ये न्यून कोण के सामने का जो भुजा होगा, यानी कि जिस कोण की अगर चर्चा करें, अगर सी की चर्चा किया जाता है कि कौन सी, अगर कह देंगे हम आपको कि साइन सी का वैल्यू बताइए, साइन सी के हिसाब से भुजा का निर्धारण कीजिए, तो सी के हिसाब से अगर निर्धारण करना होगा तो आपका कोण के सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है। देख लीजिए, कोण के जस्ट, कोण के सामने जो भुजा पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, लंब कहा जाता है। यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं कि न्यून कोण सी के सामने वाली भुजा, न्यून कोण सी के सामने वाली भुजा ए बी लंब है, ए बी लंब है।
न्यून कोण सी के सामने वाली भुजा ए बी लंब है। ये कौन से निर्धारित होता है कि कोण के सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है, लंब कहलाता है। तो ये आपका हो गया लंब ए बी, यानी कि ए बी ये लंब है, यानी कि पी है ये। तो आधार इसमें ये होगा, ये संलग्न। अब देख लीजिए यहाँ पर सी जो है ना, सी ये BC के निकट है, BC के निकट है, इसके पास है, इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे हम, आधार नाम देंगे। यानी कि हम कह सकते हैं न्यून कोण C के संलग्न भुजा, C के संलग्न भुजा BC, संलग्न भुजा BC आधार है, BC आधार है। तो एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर रिपीट समझा देता हूँ कि जो कोण कह देगा, यानी कि अगर कोण C की बात चल रही है तो कोण C यानी कि जिस कोण का बात करेगा उसके सामने का जो भुजा होगा वो लंब कहलाएगा। और आधार कौन होगा, तो ये कोण C जिस भुजा से जुड़ा हुआ है, जिससे ये संलग्न है, तो संलग्न भुजा ही क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। संलग्न भुजा ही क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। और कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। यदि आपको अगर एंगल की बात करें तो आपको ये समझना एकदम अति आवश्यक है। ये इस बात को आप समझ लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए कि जिस कोण का चर्चा करेगा उस कोण के सामने का भुजा लंब होगा। मैं दूसरे चित्र से इस बात को फिर से समझता हूँ। दूसरे चित्र के माध्यम से आप समझिए। दूसरा चित्र में है जैसे कि ABC। अब यहाँ पर जो है ABC, यहाँ पर अगर हम इस कोण के बारे में जान चुके हैं, ये 90 डिग्री है। इसके सामने का भुजा कर्ण है, ये ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि ये कर्ण है। अब अगर इस कोण की बात किया जाए, कोण A की बात किया जाए, तो कोण A के सामने कौन सा भुजा पड़ता है, कोण A के सामने का भुजा जो है आपका BC पड़ता है। सीधे स्ट्रेट देखिए, आप यहाँ पर बैठ जाइए, आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं ये इसके सामने का भुजा जो है BC है, यानी कि BC ही लंब होगा कोण A के हिसाब से। कोण A के हिसाब से आपका जो भुजा BC है ये लंब होगा। आप इसको P कहिएगा, ये आपका लंब है। तो बहुत के मन में ये जल रहा होगा कि उस समय तो आधार ये हो रहा था त्रिभुज के हिसाब से, तो अभी आप कोण के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो कोण के हिसाब से जो है कोण के सामने वाली भुजाएं लंब होती है। तो आधार कौन सा होगा, तो आप देख लीजिए A जो है AB भुजा से संलग्न है, ये AB भुजा से संलग्न कोण A है, तो ये आपका आधार कहलाएगा। आधार यानी कि B और ये P। अब यहाँ पर लिख देते हैं न्यून कोण A, न्यून कोण A के सामने वाली भुजा BC। न्यून कोण A के सामने वाली भुजा BC लंब होगी, BC लंब होगी। तो आधार कौन सा होगा, तो आधार यानी कि न्यून कोण A, न्यून कोण A के संलग्न भुजा आधार है।
न्यून कोण ए के संलग्न भुजा आधार है। न्यून कोण ए के संलग्न भुजा क्या है? आधार है। तो हम यहाँ पर कोण के हिसाब से अब जान चुके हैं कि कोण। अब इसका कुछ उदाहरण ले लेते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप समझिएगा भी कि हमें यहाँ पर जो है किस तरह से सवाल में यानी कि फार्मूला का अप्लाई करना है, किस हिसाब से बैठाना है, कौन सा एंगल रहेगा तो हमें कौन सा साइड लेना है, इसके बारे में जो है आपको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि उदाहरण से आप अच्छे ढंग से समझ जाइएगा और फिर आपको आसान लगेगा कि हमें सवाल में किस तरह से अप्लाई करना है इसका। तो देख लीजिए, जैसे अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, अगर साइन थीटा की मैं बात करूं तो जो लंब है वही रहेगा, जो आधार है वही रहेगा। देख लीजिए, जो लंब है यानी कि लंब में अगर ए बी है वहाँ पर P बट्टा एच कॉस थीटा, ये हो चुका है। देख लेते हैं इधर, यहाँ से उदाहरण देख लेते हैं। साइन अगर ए की बात करें, देख लीजिए, मैं यहाँ से एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ। साइन ए की बात करें, अभी भुजा, चूँकि अभी भुजा की बात हो रही है और एंगल की बात हो रही है, तो कौन सा एंगल रहेगा तो कौन सा साइड लेना है। तो अभी आप एंगल साइड पढ़ रहे हैं, तो एंगल साइड पढ़ रहे हैं तो आपको एंगल साइड से ही समझना पड़ेगा कि कौन सा एंगल रहेगा तो कौन सा साइड लेना है लंब में और कौन सा आधार करना है उसका। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए साइन ए की बात है, साइन ए। अब साइन ए सूत्र क्या होता है, सूत्र याद कीजिए। सूत्र मैंने पहले ही लिख दिया है, साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है P बट्टा एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है B बट्टा एच। टेन थीटा का क्या होता है, तो टेन थीटा जो है वो है P बाई बी। उसके बाद कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट का जो बताए हैं वो क्या होता है, टेन का इन्वर्स। टेन का इन्वर्स यानी कि B बाई पी। और अगर मैं सेक की बात करूं, सेक थीटा क्या होता है, तो कॉस वाला को पलट दीजिए, एच ऊपर और बी नीचे। उसके बाद आप कॉसेक थीटा का जानना चाहते हैं तो कॉसेक थीटा जो है साइन का इन्वर्स होता है, तो साइन का एच नीचे है ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। तो ये आप थीटा पढ़ रहे हैं, अभी थीटा एंगल है तो आपका जो लंब है त्रिभुज में, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, तो ये नहीं बदलेगा थीटा पर। लेकिन जैसे ही एंगल बदल जाएगा तो एंगल बदल जाएगा तो वहाँ भुजा भी बदल जाएगा, भुजा भी चेंज हो जाएगा वहाँ पर। तो साइन ए की बात मैं करूँ तो साइन अभी थीटा में लंब कौन है, थीटा में अगर लंब की बात करें तो लंब कौन सा है, ए बी। कर्ण कौन सा है, ए सी। कॉस थीटा की बात करें तो आधार आप इसको कह रहे हैं, तो आधार बी सी और कर्ण जो है वो ए सी। उसके बाद आप टेन की बात कर रहे हैं, लंब, लंब यानी कि ए बी और आधार यानी कि बी सी। कॉट की बात कर रहे हैं तो इसी को पलट दीजिए, बी सी बट्टा ए बी। सेक की बात कर रहे हैं तो एच यानी कि ए सी, आधार यानी कि बी सी। और कॉसेक थीटा में एच है ए सी और आधार है ए बी। अब देख लीजिए चेंज कैसे होगा, आप समझ लीजिए यहाँ से। अब देख लीजिए, इसको भी बताएंगे, अभी इससे रिलेटेड हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे ये बदलता है। देखिए साइन ए, यहाँ पर है साइन थीटा। अब ए के हिसाब से लंब कौन सा होगा, सूत्र पहले लिख लीजिए कि इसका P बट्टा एच होता है। पहले तो सूत्र जो है, जो सूत्र बनाया गया है इसके लिए P बट्टा एच, आपको वही लेना है, P बट्टा एच। समझ रहे हैं बात को। पहले जो आपको साइन थीटा के लिए सूत्र लिया गया है ये बदलेगा नहीं। लंब बट्टा कर्ण होता है तो लंब बट्टा कर्ण ही होता है। ये हम पहले भी बोल चुके हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि साइन थीटा का जो वैल्यू एच, भुजा के विचार से एच बट्टा P बट्टा एच है, यही रहेगा।
एंगल पर ये चेंज हो जाएगा लंब कौन सा भुजा होगा। जैसे कि त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं तो 3 भुजा में लंब किसको निर्धारित करेंगे, ये एंगल के हिसाब से होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ए है तो ए के हिसाब से। अब बताइए कि आपका ए यहाँ है तो लंब कौन सा भुजा होगा, BC होगा, जो कि सामने वाला है। बता चुके हैं कि सामने वाला BC होता है। तो BC यानी कि आपका लंब होता है। AC नहीं बदलता है, कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण जो है वही रहेगा, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं, कर्ण फिक्स है, कर्ण नहीं बदलता है। जब भी बदलेगा तो ये कोण और न्यून कोण के हिसाब से उसका भुजा बदल जाएगा, न्यून कोण के हिसाब से। तो ए के हिसाब से समझ में आ गया कि अगर ए से पूछेगा तो सूत्र वही रहेगा लेकिन भुजा जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अब तुलना की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर P/H, यहाँ AB/AC है, क्योंकि थीटा में जो लंब है आधार है यही रहेगा, थीटा में बदलने वाला नहीं है। लेकिन जब ए की बात करेगा तो ए में बदल जाता है, उसका भुजा बदल जाता है, उसका लंब कौन सा भुजा होगा, आधार कौन सा होगा, ये आपका चेंज हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम cos A की बात करते हैं तो आप सूत्र क्या लिखिएगा cos का, B/H, B/H। अब B/H है तो B/H कहने का मतलब हो गया cos के हिसाब से आप A पर हैं, ये कभी नहीं भूलना है कि एंगल क्या है। देखिए ये एंगल को सूचित करता है, जैसे थीटा को सूचित कर रहा था ना, उसी प्रकार से हम कहते हैं एक चर राशि है, चर तो बदलते रहता है। तो चर जो है ना कि थीटा के स्थान पर देखिए ये है तो A पर आप हैं। अभी हमेशा याद रखना है कि अगर A यहाँ पर आपको ध्यान देना है। भुजा के विचार से जब भी सवाल आप बनाएं तो ये उसमें देखिए आप ज़रूर गौर कीजिएगा, सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि सवाल समझ में जब आ जाए ना तभी उसका हल समझ में आता है और हल हो भी जाता है। लेकिन जब तक हम सवाल को नहीं समझेंगे, सवाल क्या कह रहा है, जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तो फिर सवाल हल करना मुश्किल है, अंधेरे में तीर चलाने के बराबर होगा। तो फिर वो बनाना ना बनाना बेकार होगा। तो ए पर ध्यान देने का मतलब है आप त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ ए है तो आधार देखिए, बताए थे कि जो संलग्न होता है वही आधार होता है। तो संलग्न आपका जो आधार है वो AB है इसका। और कर्ण, मैं फिर एक बार कहता हूँ, कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण फिक्स है। tan, अब देख लीजिए tan थीटा, यहाँ tan A। अब फिर आप A पर ही हैं, आप कहाँ हैं, A पर हैं। तो tan का पहले फार्मूला लिख लीजिए, सुविधा से पहले जो फार्मूला होता है वो अब निर्धारित कीजिए। A के हिसाब से लंब कौन है, तो लंब आपका BC है। और आधार कौन है, तो आधार AB है। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 ही हम बोलते हैं कि 3 पर ही आपको मेहनत करना है, बिल्कुल 3 पर मेहनत करना है और 3 को उलट देना है एकदम आसानी से, बिल्कुल आसानी से। कोई दिमाग पर जोर नहीं लेना है, कोई दिमाग पर जोर नहीं डालना है। tan का इन्वर्स cot होता है, cos का इन्वर्स sec होता है, और sin का इन्वर्स जो है वो cosec होता है। तो A पढ़ रहे हैं तो A के हिसाब से। अब बताइए कि इसका क्या होगा वैल्यू, एकदम आसानी से जवाब दीजिए कि इसका वैल्यू क्या होगा cot का। तो tan का जो है उसी का उल्टा होगा, यानी कि ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा। अब देख लीजिए B/P होता है, देख लीजिए cot का B/P होता है, तो इसको भी आप पलट दीजिए, ये AB/BC होगा। अब सेक की बात करें तो सेक का क्या होता है, H/B। तो देखो यहाँ पर देखिए B/H है तो H/ क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, H ऊपर चला जाएगा, B नीचे। इसको भी आप पलट दीजिए तो AC/AB। उसी हिसाब से आप सेक कॉसेक का उसी हिसाब से मैं कोसेक की बात कर रहा था, कोसेक A। तो साइन का उल्टा होता है, यानी कि H/P होता है, तो इस वैल्यू को आप पलट दीजिए तो AC/BC।
देख लीजिए ये आसान है या बिल्कुल आसान है या नहीं है। आपको 3 याद रखना है और 3 को पलट देना है। 3 ए के हिसाब से कैसे आया, तो ये त्रिभुज के माध्यम से आप वीडियो को जो है एक बार बैक करके भी, अगर समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को बैक करके भी 1 से 2 बार उसको देखें, एकदम बारीकी से देखें, आसानी से देखें और समझने का प्रयास रखें। अगर समझ नहीं आता है फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स कीजिए, मैं फिर से उसको समझाने का प्रयास करूँगा। इसी हिसाब से अब बताइए कि अगर साइन सी दे दे, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, तो आप किस तरह से निकालिएगा सी के हिसाब से। इस फॉर्मूला, इस पिक्चर पे आइए त्रिभुज के, इस चित्र के माध्यम से आप सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले कि आप इसका क्या करिए कि आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। साइन का p/h होता है, कॉस का b/h होता है और टेन का p/b होता है, p/b। अगर ये सूत्र आपको याद नहीं है कैसे लिखें, तो हम जो मंत्र दिए हैं उस मंत्र को याद रखिए। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या हर हर भोले। तो आप इस मंत्र को याद कर लीजिए, आपका कल्याण है मैथ का। आप हर एक भुजा से रिलेटेड जो अनुपात है आप आसानी से निकाल लेते हैं, बस ये याद रख लीजिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आप ऐसे भी याद रखिए, आप जैसे भी याद रखिए, लेकिन इसको याद ज़रूर रखिए ताकि आपका ये 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो इसी मंत्र से आ जाएगा। अब सी की बात मैं कर रहा था, तो सी यानी कि देख लीजिए सी, अब साइन का, साइन बोले तो कर्ण, लंब बट्टा कर्ण होता है। साइन बोले तो लंब बट्टा कर्ण, साइन का मतलब ही होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण कहिए या साइन कहिए, वैल्यू सेम है, बराबर है। आधार बट्टा कर्ण कॉस का होता है। ये तो एंगल है, इसको, ये तो एंगल है, इस पर तो चेंज होता है, भुजाएं चेंज होती है। तो साइन यानी कि लंब बट्टा कर्ण, कॉस यानी कि आधार बट्टा कर्ण, टेन यानी कि लंब बट्टा आधार। तो ये आपको जो है सी के हिसाब से कौन लंब होगा और कौन आधार होगा ये निर्धारित करना है। आप पढ़ ही रहे हैं कोण के विचार से भुजा का निर्धारण, तो कोण के विचार से भुजा का जो निर्धारण कर रहे हैं, तो अब बताइए सी के हिसाब से अब लंब कौन होगा। तो अब तो समझ में आ रहा होगा कि सामने वाला जो है वही लंब होगा, यानी कि ए बी लंब होगा। यहाँ पर कर्ण फिक्स है। कॉस सी, सी अब आधार, बी बोले तो क्या होता है, आधार होता है, बी आधार होता है। तो आधार क्या होगा, जिससे जुड़ा हुआ भुजा है, कोण है, संलग्न कोण आधार कहलाता है। तो आधार में आप डालिएगा बी सी अब बट्टा कर्ण यानी कि ए सी। टेन में क्या होगा, टेन सी लंब बट्टा आधार, तो लंब तो ऑलरेडी ये है यहाँ ए बी, और आधार यानी कि बी सी, आधार जो है वो बी सी है। अब देखिए 3 जानकारी हो गया, 3 पलट लीजिएगा, इसको पलट लीजिएगा 3 को। टेन का क्या होता है, कॉट, कॉस का क्या होता है, सेक, और साइन का क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक सी। तो ये तीनों को जो है आप सूत्र यानी कि बना सकते हैं। सूत्र कॉट का यानी कि वैल्यू पलट दीजिए, बी बट्टा पी यहाँ, तो बी सी बट्टा ए बी यहाँ, एच बट्टा बी, तो यहाँ पर ए सी बट्टा बी सी, यहाँ पर जो है एच बट्टा पी, एच बट्टा पी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी बट्टा ए बी। तो ये इस प्रकार से जो है आपको हम कोण से संबंधित जो जानकारी था, भुजा से संबंधित जो जानकारी था, मैं वो दे चुका हूँ। अब आपको निर्धारित करना है कि इस सूत्र को यानी कि अच्छे से समझ करके, और 8.1 एक्सरसाइज जो है आप वहाँ पर जा कर के सवाल को अगर बनाने का प्रयास कीजिएगा तो आपसे हर एक सवाल बनेगा। और जितना मुझे इसमें बताना था, देना था, जितना समझाना था फॉर्मूला को, मैं समझा चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक शेयर करने से क्या होता है कि आपको यानी कि दूसरे विद्यार्थी को भी इसका लाभ मिलता है, और अपने लाभ के साथ साथ दूसरे को भी लाभ पहुंचाते रहिए और वीडियो का आनंद लेते रहिए। जय हिंद।